हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीडीसी एग्ज़ाम को लेकर। हाँ दोस्तों, रेलवे ने एक बार फिर से जीडीसी एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया है। अब इसकी तैयारी जोरों पे चल रही है। वैसे साथ ही जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में विश्वास रखते हैं और वो ऐसी तैयारी कर भी रहे हैं, तो उनके लिए यह एक गुड न्यूज़ हो सकता है। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका मिल सकता है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिख रहा है। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि यह जीडीसी जो है जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जिसका डेट 15 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, जीडीसी पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि इसके लिए वे सारे एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं, चाहे वो आज ही रेलवे में बहाल क्यों ना हुआ हो। तो इसमें सर्विस पीरियड बॉन्ड समाप्त कर दिया गया है। इसमें एकमात्र शर्त होता है कि वो रेलवे एम्प्लॉय हो। अब ये बात अलग है कि यह किस जोन से निकला है, वो जोन पर भी डिपेंड करता है कि जिस जोन का जीडीसी एग्जाम निकला है वो उन्हीं जोन के कर्मचारी ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो पहले ये क्लियर कर दूं कि जीडीसी जनवरी 2024 का है और ये 15 जून 2024 को स्टार्ट हुआ है। और दूसरी बात, यह गुवाहाटी बोर्ड जो है वहाँ से यह निकला है। ठीक है। और हर बोर्ड अपने कर्मचारियों के लिए जीडीसी निकालता है, तो मेरे ख्याल से हर बोर्ड जो वो निकालेगा वो जीडीसी जनवरी 2024 के नाम से ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो ये आज मैं एनएफआर में जो ये जीडीसी की वैकेंसी आई है उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूजन जो होगा कि कौन से कर्मचारी इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, वो मेरे ख्याल से सोल्व हो गया होगा। इसमें आप चाहें तो यह नोटिफिकेशन आप जाके जो एनएफआर का वेबसाइट है वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है मूल बातों पे चर्चा करूँगा। पहले तो यह किन दो पोस्टों के लिए यह वैकेंसी आई है, तो देख सकते हैं। एक है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। बहुत अच्छी बात। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट वो है जो है वो लेवल 2 के लिए है और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 के लिए है। यानी ये पोस्ट जो है वो 1900 ग्रेड के लिए है और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसको आप JAA के नाम से जानते हैं, वह 2800 ग्रेड पे के लिए है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लेवल 1 के कर्मचारी है उनके लिए यह लेवल 5 बहुत बड़ी बात रखती है। अब देख लेते हैं, ये दोनों पोस्ट के लिए है। अब यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल ऑफ जीडीसी। यह जो एग्जाम कंडक्ट होगा इसका शेड्यूल क्या है वो देख लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट पे 15 जून 2024 को पब्लिश्ड हो जाएगा। अगला क्या है, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा 20 जून 2024 को 10 बजे सुबह से। यानी 5 दिन पहले आपका ये नोटिफिकेशन पब्लिश होता है और 5 दिन के बाद आप जो है इनका फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये कब तक चलेगा, 1 महीने का टाइम मिला है। 20 जुलाई 2024 के रात 11:59 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रिंटेड फिलअप्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन द वेबसाइट। अभी चूंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, अब यहाँ पे कर्मचारी को कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वह सेल्फ अटेस्टेड ही डाला जाएगा और वो स्कैन कॉपी उसमें अपलोड करेंगे। अब उनका स्कैन करने का जो है कि साइज का होगा वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे। आगे देखिए क्या है, क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनका जो है कि ऑनलाइन भरने का लास्ट डेट 20 जुलाई 2024 को रात के 11:59 पर है। डेट ऑफ CBT या TBT, मतलब इसका एग्जाम का डेट क्या होगा वो अभी डेट इसमें अनाउंस नहीं किया है। विल बी इंटीमेटेड ऑन RRC गुवाहाटी वेबसाइट। यह एग्जाम कब होगा इसके लिए जो है कि यह RRC गुवाहाटी के वेबसाइट पे वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अब साथियों को मेरी सलाह है कि जैसे ये फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो तो आप लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं कि बाद में भर देंगे और ऐसी कंडीशन में उनके लिए मुसीबत तब हो जाती है जब वो इस डेट को क्लोज होने से पहले वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्या इसमें जानने लायक चीज़ें हैं।
अब जैसे मैंने कहा कि 2 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, मेडिकल कैटेगरी एंड स्टेज ऑफ एग्जाम्स। अब उस पोस्ट के लिए पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। पहला क्या है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, और दूसरा जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये लेवल 5 के लिए है और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 के लिए है। यानी ये दोनों जो लेवल है उसमें टाइपिंग मस्ट है। अब पहले देख लेते हैं क्या है कि इनमें कितने वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी। एज अकाउंट्स क्लर्क के लिए टोटल 21 वैकेंसी है और JA के लिए 96 वैकेंसी है। अब इसमें देखिए PWD कैंडिडेट जो है उसके लिए एक एक सीट दोनों में जो है कि रिजर्व किया गया है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या होगा। अब जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, दोनों के लिए जो है C2 मेडिकल रखा गया है। अब आगे देखिए PWD जो डिजेबल्ड एम्प्लॉई है उनके लिए सुटेबिलिटी क्या है, वो VI होगा, HI होगा, LD होगा, CD, DWAA, यानी विकलांग का बहुत सारी कैटेगरी कर दी गई है। कुछ समय पहले तक विकलांग 3 प्रकार का हुआ करता था, अब विकलांग का कैटेगरी बहुत बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्टेज ऑफ एग्जाम क्या होगा। अब जानते हैं चूंकि ये क्लर्क ग्रेड का एग्जाम है और आपको कंप्यूटर पे काम करना है, तो एग्जाम पास कर लेने के बाद आपसे जो है टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो स्टेज ऑफ एग्जाम देखिए क्या लिखा है, CBT फॉलोड बाय टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका जैसे जनरल एग्जाम होता है सेम वैसे ही एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। अंतर बस यह है कि आप ओपन बहाली में जो चीज़ें करते थे, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल यानी जो है कि उस जोन के कर्मचारी आपको होना पड़ेगा, यानी रेलवे के कर्मचारी ही इसमें फॉर्म फिल करेंगे। आगे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो लेवल 2 में है उसके लिए कम से कम 12वीं पास रखा गया है। अब उसके लिए देखो क्या दिया है, कम से कम 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। ठीक है, अब अगले देखिए जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यानी JAA के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इस जो है कि इक्विवेलेंट है, यानी आपको कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। यानी लेवल 5 के लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं, चाहे वो ओपन हो या डिपार्टमेंटल हो, आपकी योग्यता कम से कम जो है कि ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, यानी हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए बहुत सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे नोट में वो चीज़ें दिया गया है, अब आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि क्या क्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एज लिमिट, बहुत सारी समस्या होती है कि जो भी फॉर्म भर रहा है क्या सारे कर्मचारी फॉर्म भर सकता है, इसके लिए भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब देखिए द अपर एज लिमिट विल बी, मतलब आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए 42 साल, अधिकतम 42 साल आपका होना चाहिए जो कि जनरल कैंडिडेट है। वहीं जो OBC कैंडिडेट है उसको 45 एज रखा गया है और जो SC ST का कैंडिडेट है उसको 47 एज रखा गया है। कैंडल क्लियर है, जो जनरल के लिए है वो 42 साल अधिकतम एज होना चाहिए, OBC के लिए 45 साल और SC ST के लिए 47 साल उम्र होनी चाहिए। अब आगे देखिए कि आपको उस एज का क्या प्रूफ देना है। अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रेलवे एम्प्लॉई हैं, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आपको अपना एज के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, जो रेलवे एम्प्लॉई है तो उसको तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग जिस बेस पे हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें वैलिड होंगे। अब पहली बात तो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ, जो यूनिवर्सल प्रूफ माना जाता है, वो 10वीं का सर्टिफिकेट, यानी वो 10वीं का वो डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और वही आपका जो है कि वैलिड डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, 10th क्लास सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ इश्यूड बाय ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड वुड हैव टू बी सबमिटेड एट प्रूफ ऑफ एज। क्लियर हो गया कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट चलेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ की चर्चा है। अब देखिए जो 6 नंबर में साफ लिख दिया है कि कौन एलिजिबल नहीं होगा इस एग्जाम के लिए। इसमें भी बहुत सारे जो है कि ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक एक करके पढ़ लेना है। पहले भी फिर भी मैं मोटे मोटे अर्थों में बता दूं कि एम्प्लॉयज हु आर
in the same or higher grade than the grade of the notified post are not eligible to apply। यानी बहुत सारे कर्मचारी जो जिस पोस्ट के लिए भर रहा है वर्तमान में, सपोज यह लेवल 2 और लेवल 5 के लिए है, मैं फिर से कर दूं, अगर कोई लेवल 2 के लिए भर रहा है तो उसको कम से कम इस लेवल से नीचे का कर्मचारी होना पड़ेगा, और यदि कोई इस लेवल 5 के लिए भर रहा है तो उसको जो है कि लेवल 5 से नीचे का कर्मचारी होना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। यानी अगर आप इस पोस्ट में हैं, पहले से उस लेवल में है, तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। और दूसरा दिया है एम्प्लॉयज हु do not have requisite educational qualification, medical standard and get criteria etc as per prescribed in this notification। और दूसरा वो एम्प्लॉई जो कि इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, वो आपके पास फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। और दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपके पास ये मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। आगे एज क्राइटेरिया, और ये भी जो एज ये मांगा गया है वो भी आपके पास फॉर्म भरने वक्त होना चाहिए। क्लियर हो गया। अगला है एम्प्लॉयज हु आर ट्रेनी या सब्स्टिट्यूट एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड नॉट रेगुलराइज्ड आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। यानी इसमें वो जो ट्रेनिंग पीरियड में है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आरपीएफ स्टाफ, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसको इससे अलग रखा गया है। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब क्या है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में भी वो चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे एक एक करके पढ़ लीजिए। आगे क्या है, रिजर्वेशन पे भी चर्चा किया गया है, रिजर्वेशन पे भी आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेनिंग etc। अब इसमें जो है कि ट्रेनिंग कैसे होगा वो भी चीज़ें इसमें बताया गया है। मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको वो चीज़ें इसमें बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं विस्तार से बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये मेरे व्यूअर को इस वीडियो को देखने में भी परेशानी होगी। तो इसलिए मैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं इसमें आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। आगे 10 नंबर पे है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मेरे ख्याल से सेम वैसा ही होगा। आप एग्ज़ाम देंगे, पीटी देंगे, फिर मेन होगा, मेन के बाद जो है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल जो है कि एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी होगा, जो उसमें आएंगे उसकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है जीडीसी प्रोसेस एंड सिलेबस क्या होगा। सबसे बड़ी बात होता है कि हमारे जो है कि व्यूअर को एक सवाल रहता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो भाई साहब ये सिंपल एग्ज़ाम है, तो इसमें आप वैसे ही तैयारी करें जैसे आप जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन ऑफ ऑल द नोटिफाइड पोस्ट। इसमें एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि आप सिंगल ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, यानी दोनों पोस्ट के लिए आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप एक ही पोस्ट सेलेक्ट कीजिए या दोनों कीजिए, आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। हैज टू बी submitted by the candidates through the link provided on the official website of RRC। यानी RRC के वेबसाइट पे जो लिंक मिलेगा उसमें आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे और केवल एक बार फॉर्म भरना है। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, पूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म भरने के बाद रिजेक्ट कर दिया जाए। और क्या होगा, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व CBT TBT टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले जो है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस चारों स्टेप से गुजर जाने के बाद फिर आपका फाइनल जो है कि लिस्ट जारी होगा और उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब रही बात कि इस एग्ज़ाम का जो है कि क्या क्या स्टैंडर्ड रहेगा, कितने समय का एग्ज़ाम होगा और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, तो ये क्लियर कर दूं। यहाँ पे दिया है कि आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और टोटल क्वेश्चन जो होंगे 120 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें देखिए बहुत क्वेश्चन जो है किस किस कैटेगरी का रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 50% क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपका इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी
और इसके अलावा साइंस, ये सबसे 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स यानी मैथ से अकेला 35 क्वेश्चन रहेंगे। मेरे ख्याल से भाई साहब आपका मैथ ज़्यादा स्टैंडर्ड इसमें होना चाहिए, क्योंकि 120 में अकेला 35 क्वेश्चन सिर्फ मैथ का रहेगा। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और करंट अफेयर मिला के 35 क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया कि इनका एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ें और क्लियर कर दूं, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट, यानी जो दिव्यांग कर्मचारी है उसके लिए आधा घंटा और एक्स्ट्रा दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, और वो स्क्राइब। और सबसे बड़ी बात है, जो दिव्यांग है, कंप्यूटर नहीं चला सकता है, तो वैसे साथी के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है। संग में वो अपनी स्वेच्छा से स्क्राइब इसमें ले सकेंगे, यानी अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को वह स्क्राइबर के रूप में, यानी कंप्यूटर चलाने के लिए वह सहयोगी के रूप में ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे पूरा आपका डिटेल दिया है कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में इसमें एक एक चीज़ इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, गेम्स होगा, स्पोर्ट्स होगा, आर्ट कल्चरल होगा, यानी आपको जो है कि यहाँ पे करंट अफेयर पे जोर देना है। जो मासिक पत्रिका वगैरह सब आता है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस होता है जिसमें जो है कि सिविक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह सब कुछ रहता है, वो सब चीज़ें आपको देख लेना। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट पर जो है उस पर भी दिया है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है कि टाइप जो है कि 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी बहुत जो है कि भाषा रखा है कि आपको इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइप करना है। यदि आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में टाइप आना चाहिए। अब आगे देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि आपको डॉक्यूमेंट के रूप में क्या क्या अपलोड करना है, यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पहला जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है फोटोग्राफ, यानी आप एम्प्लॉय का जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एक फ़ोटो होना चाहिए। वो भी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो है कि इट शुड बी ऑफ साइज 35 मीटर गुना 45 मीटर का और 320 गुना 240 पिक्सल का होना चाहिए। अब यह जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और वह 15 से 40 केबी का होना चाहिए। अब कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन विथ इन द लास्ट 3 मंथ्स इन ए प्रोफेशनल, मतलब होता है कि आप जब ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो जब उससे अधिकतम 3 महीने पुराना ही जो है कि कलर फोटो होना चाहिए। आगे जो होता है सिग्नेचर एंड एलटीआई भी आपको रखना है, आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, थंब रखना चाहिए, वो भी चीज़ें इसमें दिया गया है। वह जो है कि साइज उनका जो है 10 से 20 केबी का होना चाहिए। सेम टू बी फॉलोड ऑफ एलटीआई, जो थंब आप लगाते हैं वो उसके लिए भी है। अब आगे क्या है, अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली 100 से 300 केबी का होना चाहिए। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फोटो, सिग्नेचर और थंब के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप रखते हैं, तो पहले क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलवे आइडेंटिटी कार्ड, यानी आप जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ का आपका आई कार्ड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, इशूड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी। आगे है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ की कॉपी आपके पास वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब मैंने क्या पहले बता दें, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास सर्टिफिकेट्स व्हिच आर रिलेवेंट फॉर दिस जीडीसी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी रखना है, जैसे SC ST एंड OBC सर्टिफिकेट है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी रखना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए क्या है कि वो भी आप रखेगा, SC OBC के लिए भी रखा है, वो चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। आगे दिए, ए सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स शुड बी इन द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर 2A, यानी जो ओबीसी कैंडिडेट है वो जो है कि सेल्फ डिक्लेरेशन भी अपलोड करेगा, जो एनेक्सर 2A के रूप में इसी फॉर्म के साथ अटैच है। चलिए आगे देखते हैं।
स्टेप 2, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है, यानी लिंक पे आपको जाना है, वेबसाइट पे लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे जैसे जाना है लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें उसमें एक एक करके आने लगती है। आप पढ़े लिखे आराम से वो समझ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या चीज़ें मांगा गया है। इनवैलिड एप्लीकेशंस, जो वैलिड नहीं होगा उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, रिजेक्ट होने का इसमें शर्त लिखा है, क्या क्या चीज़ें आप पूरी नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी एक एक करके आप पढ़ लेंगे, बहुत सारे पॉइंट इसमें लिखे हैं। अब ये ज़्यादा जो हाईलाइट किया हुआ है, कैंडिडेट्स आर वार्न्ड दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी particulars that are false or suppress any जो कि मटेरियल्स इंफॉर्मेशन होल फेलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप जो भी चीज़ें अपलोड करें वो चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार की इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें आपको फ्यूचर के लिए संभाल कर रखना है। एनेक्चर 1 है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST, जो SC/ST है उनको यह फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, इस फॉर्म पे ही आपको बनवाना है। और अगला है एनेक्चर 2 में है OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो OBC कैंडिडेट है उनको इस फॉर्मेट पे वो OBC सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आगे अब एनेक्चर 2A ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको खुद से भरना है और इनका जो है कि PDF बना के वो अपलोड करना है। यहाँ पे आप अपना डिटेल भरेंगे और यहाँ पे प्लेस भरेंगे, कहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, डेट डालेंगे, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे और नेम लिखेंगे, इसके नीचे आपको अपना नेम लिख देना है। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो में मैंने GDC जनवरी 2024 से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा दिया है। तो मेरा ख्याल से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और GDC के संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।